वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्वोट एनालिसिस। तो स्वोट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस। तो स्वोट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो किसी भी बिजनेस फर्म के द्वारा किया जाता है ताकि वो समझ पाए इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को। बाय केयरफुली एनालिसिंग द इन्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद बिजनेस है ना जान जाता है क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं जो इन्वायरमेंट लेके आ रहा है। इन्हीं स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख के वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकता है जो भी अवेलेबल हैं और थ्रेट्स को फेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे जो लेबराइजेशन हुआ है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे तो इसके कारण क्या क्या थ्रेट्स होंगे, ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो लेबराइजेशन लेके आएगा। लेबराइजेशन से क्या समझते हो कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना, ठीक है। पहले क्या होता था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना होता था गवर्नमेंट से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कुछ ही चीज़ें हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना होता है और आप है ना बिना किसी लाइसेंस के आप चीज़ों को परचेज सेल कर सकते हो। ए थोरो एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट आज के टाइम में ज़रूरी है इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ठीक है। अब बात आती है स्वोट एनालिसिस। तो स्वोट एनालिसिस हेल्प करता है बिजनेस यूनिट को एनालाइज करने में उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, यही इसकी फुल फॉर्म भी है। स्वोट में क्या क्या आते हैं, 4 वर्ड्स आते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बिजनेस की कैपेसिटी, मतलब उसकी एडवांटेजेस क्या है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसके पास क्या है और क्या कर सकते हैं। वीकनेस मतलब उसके पास क्या नहीं है और क्या नहीं कर सकती। अपॉर्चुनिटी मतलब उसका पोटेंशियल फेवरेबल कंडीशंस को लेकर के, और थ्रेट्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए उसकी पोटेंशियल्स, ठीक है। स्वोट एनालिसिस को हम स्वोक एनालिसिस भी बोल देते हैं। यहाँ पे सी से मतलब हो जाएगा, फिर थ्रेड्स किसके, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ओके। स्वोट एनालिसिस स्टार्ट होता है जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। जो टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट है हमें उसका मतलब तो पढ़ा ही है फर्स्ट चैप्टर में कि एग्रीगेट है सभी कंडीशंस का, सभी इवेंट्स का जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को और अफेक्ट करके चलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस फर्म का वो इन्वायरमेंट है जो इंक्लूड करता है वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर हैं, ठीक है। ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, तो यही कारण है कुछ फेवरेबल चेंजेस आते हैं, कुछ अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, अनफेवरेबल मतलब जो चैलेंजेस या थ्रेट्स लेके आते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट ये वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे फैक्टर आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। ये जो फैक्टर होते हैं बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, ये बिजनेस को स्ट्रेंथ और वीकनेस देते हैं। तो इंटरनली हमें मिलती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नली मिलती है हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इन्वायरमेंट वो है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, एक टाइप से कहते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेके आता है और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लेके आता है इंटरनल में, ठीक है। अब बात आती है स्वोट एंड स्वोक एज ए टेक्निक ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, स्वोट एनालिसिस एक एनालिसिस है जो बिजनेस फर्म्स के द्वारा किया जाता है समझने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को। स्वोट एनालिसिस अप्लाई होता है फॉर्मुलेट करने में इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज अच्छी, ताकि है ना हम फ़ायदा ले पाएँ। जो स्वोट एनालिसिस होता है उसमें जो बिजनेस फर्म होती है वो अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को मतलब मैच करके चलती है इंटरनल इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो रिलेटेड है इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो सकते हैं जैसे भाई टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टाइमली अवेलेबल ना हो तो वीकनेस हो गया, और अच्छे हैं तो स्ट्रेंथ हो गई। ह्यूमन रिसोर्स भाई टाइमली अगर एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं अच्छे हैं तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। नहीं है अवेलेबल, डिपार्टमेंट खाली है, एम्प्लॉयज़ ही नहीं है तो वो वीकनेस है। ऐसे मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो एक जो बिजनेस यूनिट है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकती है अपने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये रिलेटेड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो बिजनेस यूनिट है क्या पता उसके पास स्ट्रेंथ हो या ना हो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने के लिए, ठीक है। तो यही बता रखा है, वाहिल सम अदर बिजनेस यूनिट वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए जो भी इन्वायरमेंट हमें देता है। सिमिलरली जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे थ्रेट्स करता है, क्योंकि कंपटीशन भी हमें पता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बिजनेस यूनिट क्या पता उसके पास स्ट्रेंथ है या नहीं उन थ्रेट्स को फेस करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए। तो देखो इंटरनल इन्वायरमेंट में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स होते हैं। अब बात आती है स्वोट एनालिसिस या स्वोक एनालिसिस के कंपोनेंट्स। तो यही है सारे के सारे चारों, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स। स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस की कैपेसिटी, जिसके द्वारा वो एडवांटेजेस ले सकता है अपने कंपटीटर पे। एग्जांपल के लिए अच्छी रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, और डेवलपमेंट स्किल्स अवेलेबल है, तो ये बिजनेस की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो अच्छे से रिसर्च कर पाता है, मार्केट को समझ पाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बना पाता है। दीज कैन बी, ये है ना, नए प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, यूज़ की जा सकती है, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस लेने में यूज़ की जा सकती हैं। जैसे स्ट्रेंथ रिलायंस कम इंडस्ट्रीज़ की कि वो आसानी से पैसा राइज कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को उसके ऊपर विश्वास है, ठीक है। इसीलिए जो इंडस्ट्री है इसकी कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन राइजिंग फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो स्ट्रेंथ है जैसे जापानीज कंपनी की, वो क्या है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है वहाँ पे, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एडवांटेजेस ले सकती है, तो ये कुछ भी हो सकती हैं। फिर बात आती है वीकनेस। वीकनेस मतलब लिमिटेशन एक बिजनेस फर्म की, ये रिजल्ट करता है डिसएडवांटेजेस में, ठीक है, किसके, कंपटीटर के कंपैरिजन में। एग्जांपल के लिए भैया आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो एक सिंगल प्रोडक्ट पे, और लगा लो भाई टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, या ठीक है फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी हो जाए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की कमी हो जाए, तो ये क्या है, सारी आपकी वीकनेस है, ठीक है। इससे क्या होगा, बिजनेस में आपके क्राइसिस आएगा, आपको लॉसेज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो वीकनेस होती है बिजनेस यूनिट की, वो हो सकती है ओवर डिपेंडेंस, एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड रहना, और वो ही प्रोडक्ट पिट जाए, लोग उसको पसंद ही ना करें, ठीक है। जैसे पार्ले जी है, माना कि बिक रहा है, लेकिन उसने ज़्यादा, जैसे नोकिया का एग्जांपल ले सकते हो आप यहाँ पे, कि नोकिया ने ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं किया, वो कीपैड से स्टार्ट हुआ था, और वो पहला फ़ोन था जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अगर वो अमेंडमेंट करता, वो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को बदलता उसी टाइम, तो वो भी सक्सेसफुल होता। माना वो बाद में स्क्रीन टच लाया, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि और बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी कंपनीज में स्क्रीन टच मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, ये अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जो कंपनी उसके पास अच्छी स्ट्रेंथ है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकती है, ठीक है, ये जनरेट कर सकती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 व्हीलर्स ड्राइवर है ना, वो हेलमेट पहनेंगे, ठीक है, जब भी व्हीकल को ड्राइव करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी है हेलमेट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे कस्टम ड्यूटी भी कम होगी, एक्साइज ड्यूटी है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट जब जिस चीज़ को बढ़ाना चाहती है, उसकी डिमांड को बढ़ाना चाहती है, तो उसके ऊपर चार्जेस कम करेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अब है थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में, ये रिस्क क्रिएट करती हैं। जो थ्रेट्स होता है वो ना जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, फैशन में बदलाव आ रहा है, इनकी जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पढ़ने के बाद, जो मैनेजमेंट है उसे कंसीडर करना चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स को, और बेस्ट स्ट्रेटेजी को मतलब चूज करना चाहिए, ताकि वो एडवांटेजेस ले सके अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह का, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है स्वोट एनालिसिस का। तो स्वोट एनालिसिस कंडक्ट होता है बहुत सारे स्टेप से, एनालाइज करना स्ट्रेंथ को। तो ये पहली स्टेप है, स्ट्रेंथ बिजनेस यूनिट की हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो स्ट्रेंथ होती है ये हमें पता है इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ किस फॉर्म में हो सकती है, जैसे भाई अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, डायनामिक विजनरी मैनेजमेंट है, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में बदलाव होते हैं उसके अकॉर्डिंग बदलाव कर पाती है, वही बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, ठीक है, हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट है कि हर कोई मिलजुल कर काम करता है, कोऑपरेटिव है, ओके, साउंड कॉर्पोरेट इमेज वगैरह है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है जब हम स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं। पहला कि आपके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, कौन सी जॉब आप सबसे अच्छे से कर सकते हो, आपके स्पेशल रिसोर्सेज मतलब कौन से जो आप रखते हो, व्हाट डू द अदर पीपल सी, मतलब आपकी स्ट्रेंथ में भाई दूसरे लोग क्या देखेंगे, भाई दो ही कंपनी है सेम प्रोडक्ट बना रही है तो लोग क्यों हैं आपकी तरफ आएंगे, भैया टेस्ट अच्छा है, क्या है। वीकनेस को एनालाइज करना, सेकंड स्टेप है वीकनेस बिजनेस यूनिट की आइडेंटिफाई करना। ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। जो वीकनेस होते हैं वो हो सकते हैं जैसे भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो, ह्यूमन रिसोर्स इनसफिशिएंट हो, इनएफिशिएंट हो, लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि बार बार जॉब छोड़ के चले जाना, ठीक है, या भाई तो ये एक रीज़न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर आपको उनका अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो वही है, आपका ब्रांड इतना पॉपुलर ना हो, आपकी कंपनी की इमेज अच्छी ना हो, गुडविल अच्छी ना हो, तो ये सब इसकी वीकनेस हो सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो इनकी क्विकली आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि हम इनको ओवरकम करें, इनको रोक पाएँ। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनका आंसर देना होता है, भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर सकती, ठीक है, क्या रॉन्गली चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, कौन सी जॉब है जो आप बैडली कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, आपके जो कम्पिटिटर्स हैं वो आपसे बेटर क्यों है। तो ये एनालाइज करने के बाद जो बिजनेस मैनेजर है वो डेवलप कर सकता है स्ट्रेटेजीज वीकनेस को दूर करने के लिए और मिनिमाइज कर सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स को।
नेक्स्ट है एनालाइज करना अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट स्टेप है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू बिजनेस यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब फेवरेबल कंडीशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो हमें करता है कि एक सुटेबल मेथड यूज़ करना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को। ये कैसे हो सकता है कि अपनी स्ट्रेंथ को देखो और फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनका फ़ायदा उठाओ। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अराइज होती है क्योंकि फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट हमें पता ही है, फर्स्ट में इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इन तो इनमें बदलाव फेवरेबल है, उससे हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। तो गेनफुल अपॉर्चुनिटी राइज होती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके कारण। देखो फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, ठीक है, जो फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में, फैशन में, फेवरेबल चेंजेस है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस टाइप से। एनालाइजिंग थ्रेड, नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना थ्रेड्स को। बिजनेस यूनिट में जो थ्रेड्स होते हैं हमें पता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जो ये थ्रेड्स है ये एग्जिस्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। जो थ्रेड्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में अलग अलग फैक्टर्स में, ठीक है, ये नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर जो बिजनेस यूनिट है वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी नहीं बना पाती तो ये जो थ्रेड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जांपल के गवर्नमेंट है उसने एक बैन कर दिया एक प्रोडक्ट को, ठीक है, और एक बिजनेस यूनिट है वो पहले से इसको बना चुकी थी और एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वही बंद हो गए तो उसका बिजनेस तो बंद। तो क्या क्या फैक्टर्स है इसके लिए, जो एंट्री है भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर आ जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी अनफेवरेबल हो जाए, सोशियो कल्चर में अनफेवरेबल चेंजेस आ जाए, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बदलाव आ जाए, ठीक है, आपकी अभी की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाए, पुरानी हो जाए या प्रचलन में चली जाए, अनफेवरेबल चेंजेस आए इन्वायरमेंट में रिसेशन वगैरह इस टाइप से। अब क्या है SWOT एनालिसिस के यूजेस, तो मेन यूजेस क्या है, ये हेल्प करता है अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाने में, डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर को एनालाइज करने में और कंप्लीट पिक्चर को देखने में भी हमारे बिजनेस का फ्यूचर कैसा होगा। ये हेल्प करता है कंपटीशन को फेस करने में, मिनिमाइज करने में वीकनेस को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने में, ठीक है, और थ्रेड्स को अवॉइड करने में। तो ये कंक्लूजन ये निकलता है, सिंपली इनफ नहीं है कि सिर्फ हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ को समझ ले, बल्कि SWOT एनालिसिस कहता है कि अप्लाई करते टाइम ये ज़रूरी है कि हम वीकनेस को कम से कम रखें, अवॉइड करें, और है ना हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं, हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम एडवांटेजेस ले पाएँ। तो SWOT एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इन्वायरमेंट को समझने की और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाने की। अब है ETOP एनालिसिस, तो ये एक पार्ट है SWOT एनालिसिस का, इसकी फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। ये एक पार्ट है SWOT एनालिसिस का। SWOT में हमें चारों चीज़ें मिलती है, जबकि ETOP में हमें थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एनालाइज करनी होती है। तो SWOT एनालिसिस की तरह ETOP एनालिसिस एक टेक्निक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने की। ETOP एनालिसिस में जो इम्पैक्ट होता है हर इन्वायरमेंट फैक्टर का बिजनेस यूनिट पर, हम वो चेक करके चलते हैं। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो, हमें पता है वो बदलता रहता है, कभी वो सेम नहीं रहता। तो कहता है कि ये जो चेंजेस होते हैं फेवरेबल भी हो सकते हैं अनफेवरेबल भी। फेवरेबल चेंजेस मतलब कोई भी कंपोनेंट है जो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, अनफेवरेबल मतलब जो बिजनेस के लिए थ्रेट्स लेके आ रहा है, तो हम इन्हीं को चेक करते हैं। ETOP एनालिसिस में कहता है कि ये हेल्प करता है बिजनेस यूनिट को फोरकास्ट करने में, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट लेके आ रहा है। तो ETOP के दो कॉम्पोनेंट हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना और थ्रेड्स को, जो SWOT एनालिसिस में हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। SWOT एनालिसिस अब यहाँ पे ना ये एग्जाम्पल है, इतना ज़्यादा ये नहीं है कि आप इनको रटो, इस बस समझना है कि भाई स्ट्रेंथ क्या हो सकती है डेयरी इंडस्ट्री में। तो स्ट्रेंथ हो सकती है जो डिमांड है, हमें पता है कि आज के टाइम में लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है। राइट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द मिल्क ये एक हेल्थी इमेज डालता है। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा मिल्क है क्योंकि बहुत ज़्यादा अबेंडेंट मात्रा में यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, तो अबेंडेंट सप्लाई होती है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेंड मैन पावर है, लोगों को अच्छी नॉलेज है डेयरिंग वगैरह की। प्रोडक्ट मिक्स ऑफ डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत सारी चीज़ें बनती है हमें मिल्क से, कर्ड, दही वगैरह, बटर, घी वगैरह। और हाई कंज्यूमर पेनिट्रेशन, जो बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में ना मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे थे। ये तो स्ट्रेंथ हो गई कि इनका हम फायदा उठा सकते हैं। वीकनेसेस क्या है, एक तो मिल्क जल्दी खराब हो जाता है, प्रीसेबल है, डिफिकल्टी है प्रोक्योर करने में मिल्क को, ठीक है, क्योंकि भाई एक जैसे गाँव से शहरों में लाना इतना आसान नहीं है, रोड खराब है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, लेस कंट्रोल है मिल्क के यील्ड पे, जो सप्लाई है मिल्क की उससे क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ब्रांडिंग और मिल्क प्रोडक्ट की कमी है आज के टाइम में, ठीक है,
लो लेवल ऑफ रिसर्च की जा रही है डेयरी के लिए, लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कैपिटल के राइज करने पर। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भाई, डेयरी इंडस्ट्री में हाई पोटेंशियल मतलब हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हम दूसरे देश में अच्छे से बेच सकते हैं, जैसे श्रीलंका नाइजीरिया वगैरह में। WTO एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी वो अफोर्ड की जाएगी डेयरी इंडस्ट्री को। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी टैक्स हॉलीडे, ठीक है, न्यू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, जिसमें डेयरी इंडस्ट्री वगैरह सब आ जाती हैं। फिर है इंक्रीज करना स्पेंडिंग पावर्स बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्चा कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ा सकते हैं। इंप्रूव करेगा पेस्चराइजेशन, ओवरकम करने के लिए जो भी इसकी कमियां हैं। पेस्चराइजेशन मतलब टेम्परेचर हीटिंग का प्रोसेस, जिससे वो ख़राब वगैरह ना हो। और डी लाइसेंसिंग, क्योंकि अब लाइसेंस वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले लाइसेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, लेकिन लेबराइजेशन के आने के बाद ये ख़त्म सा हो गया। थ्रेड्स मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, फ्रूट जूस, सोया मिल्क वगैरह। कैटल इन्फर्टिलिटी की भी भाई, जो भी पशु है वो इतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उनके भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सडन ब्रेकआउट हो रहा है, कैटल में डिजीज़ वगैरह आ रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रिक्ट फूड हाइजीन लेजिस्लेशन है, ठीक है, पैकेजिंग में भाई डेयरी प्रोडक्ट की। टीनेजर्स कंटिन्यू है कि वो मूव अवे कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट से कहीं दूसरी चीज़ों पर। नेगेटिव न्यूज़ है मिल्क प्रोडक्ट की इंडिया में, यूरिया मिल्क मतलब भाई मिल्क मतलब बहुत सारे डिजीज़ है एनिमल्स में, तो उससे और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब पशु खाते हैं चारा, उसमें हमारा यूरिया वगैरह मिक्स होता है, तो वो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। SWOT एनालिसिस का यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता रखी, तो आप पढ़ सकते हो, मतलब एक एग्जांपल के रूप में भाई एक प्रॉपर इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एग्जांपल है, तो आप एक कोई भी एग्जांपल अच्छे से समझ सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर था। बस अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चंस बता रखे, जैसे SWOT एनालिसिस के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब ऐसे पूछ सकता है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।